हेलो एवरीवन। सीटेट दिसंबर 2024 की सीरीज में आज हम सीडीपी के बेस्ट 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिया है आज की सीरीज के लिए, जिसमें हम साथ साथ उनके ऑप्शन के साथ साथ क्वेश्चंस की थ्योरी को समझेंगे और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी समझेंगे। तो आज इसका पहला पार्ट है और ऐसे ही आपके दिसंबर तक पूरा प्रयास करेंगे कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र तथा हिंदी फर्स्ट और सेकंड दोनों लैंग्वेजेस की इम्पोर्टेंट वीडियो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर लाया जाए। तो सीधे सीधे वीडियो शुरू करते हैं और आप प्लीज़ इस चैनल से जुड़िए और फ़ायदा उठाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आज का पहला प्रश्न है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूद में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। तो ये किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? देखिए, सीडीपी में प्रश्न ऐसे आते हैं कि वो आपको समझाएंगे कि किस बच्चे की का स्टेटमेंट अगर ऐसा है तो वो किस प्रभाव से ये सब बातें कह रहा है। तो पहला ऑप्शन है जेंडर संबंधता, दूसरा है जेंडर समानता, तीसरा है जेंडर समता और चौथा है जेंडर रूढ़िवादिता। देखिए, ये एक रूढ़िवादिता सोच है कि लड़कियां भारी काम नहीं कर सकती या मैथ्स नहीं कर सकती। मतलब ये बहुत सारी ऐसी रूढ़िवादी सोच है जो उस बच्चे पर भी प्रभाव डाल रही है। जैसे घर पे अगर किसी पेरेंट के एक बेटा है एक बेटी है, तो वो वेट वाले काम जो होते हैं, भारी वाले काम होते हैं, वो अगर लड़के से कहते हैं और जो स्मूथ काम होते हैं वो लड़कियों से कहते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा वो सारी चीज़ें अपने मन में बैठा लेता है। तो उसका ऐसा कहना कि मेरी बहन रस्सी कूद में भाग लेगी, भाला नहीं फेंकेगी क्योंकि वह एक लड़की है, तो ये किसको दर्शाता है? ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो जहाँ पर भी आपको ऐसे प्रश्न दिखे तो आप समझ जाएंगे रूढ़िवादिता मतलब क्या होता है? पुरानी सोच। रूढ़ मतलब क्या होता है? पुरानी सोच जो अभी तक हमारे समाज में चल रही है और बच्चा ऐसा कह रहा है क्योंकि वो ऐसा स्टेटमेंट सुनता है, देखता है, समझता है। तो इसका राइट आंसर है 4, जेंडर रूढ़िवादिता। अगला प्रश्न है, अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि अपसारी चिंतन होता क्या है। देखिए, अपसारी चिंतन वो होता है जिसमें कई तरह से किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढे जाते हैं, कई मतलब उसके कई आंसर हो सकते हैं, उसमें ऐसा ट्राई किया जाता है। और अभिसारी चिंतन में सिर्फ एक ही समाधान होता है। तो देखिए, अब इसके ऑप्शन मैंने आपको डेफिनेशन बता दी तो उत्तर आपको ऐसे ही आ जाएंगे, लेकिन आप आगे के लिए भी याद रखेंगे कि अपसारी चिंतन क्या होता है, जिसमें कई तरह के उत्तर, कई तरह के समाधान ढूंढे जाते हैं। तो 4 ऑप्शन है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक यही समाधान पर स्थिर है। जहाँ पर आपको ये अर्धविराम दिख रहा है उसके बाद जबकि वाला आएगा, अभिसारी चिंतन की बात की जा रही है। तो दूसरा है एक सही समाधान पर स्थिर है और दूसरा कई उत्तरों को प्रोत्साहित। देखिए, कुछ दूसरा ऑप्शन में खाली क्या कर दिया, आगे और पीछे कर दिया। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आपको अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन की डेफिनेशन पता होगी तो इससे संबंधित सारे प्रश्न आप कर सकते हैं। तो अपसारी चिंतन आप याद रखेंगे कि अपसारी चिंतन वह होता है जिसके अनुसार हम कई सारे सॉल्यूशन, कई सारे समाधान, कई सारे ऑप्शन ढूंढते हैं, उसको अपसारी चिंतन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है अपसारी चिंतन, जबकि अभिसारी चिंतन एक सही समाधान पर स्थिर रहता है। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन पढ़ने का कोई औचित्य ही नहीं है, आप अपसारी चिंतन की परिभाषा समझ सकें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? पहले तो ये समझिए कि समावेशी शब्द बना किससे, कि सम्मिलित करना। अब सम्मिलित मतलब क्या होता है कि हर चीज़ को इंक्लूड करना। ठीक है, तो क्या है समावेशी शिक्षा की विशेषता? नहीं है। पहला है, समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करें, मतलब जो किसी भी चीज़ का बहिष्कार ना करें। यानी कि ये कहीं ना कहीं लग रहा है ऑप्शन में कि समावेशी शिक्षण का अर्थ यही है। दूसरा है, समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। तो यानी कि सारी चीज़ें सम्मिलित होंगी तो शिक्षा शास्त्र का काम ही क्या है? सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का पूर्ण करना। तो ये भी इसका आंसर है, ये भी समावेशी शिक्षा के बारे में सही कथन है। अगला है, एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। यानी कि अगर कहीं भाषा शैली में भी अगर आपको डिफरेंस दिखाई देता है तो उसके अंतर को भी समायोजित करती है, मतलब मिक्स करती है और सहयोग देती है। तो ये भी समावेशी शिक्षा का एक उदाहरण है। अगला है, निश्चित पाठ्यचर्या। अब जहाँ से निश्चित आ गया, निश्चित मतलब लिमिटेड पाठ्यचर्या होगी। ठीक है, और मानक मूल्यांकन हो गया और उसके मूल्यांकन के कोई क्राइटेरिया फिट कर दिए होंगे, तो ये समावेशी शिक्षा
बिल्कुल नहीं है। तो अब देखिए, अब इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके सामने आता है कि समावेशी शिक्षा क्या है, अब आप समझ चुके हैं कि समावेशी शिक्षा क्या है, जिसमें सम्मिलित किया जाता है विद्यार्थी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कई प्रकार की चीज़ों को। तो निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन तो इसका आंसर नहीं है, मतलब ये सही कथन नहीं है। तो हमसे पूछा है कि सही कौन सा नहीं है, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 4, निश्चित पाठ्यचर्या समावेशी शिक्षा का उदाहरण या समावेशी शिक्षा के बारे में कथन नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें एक अभिकथन है और दूसरा कारण है, तो दोनों पे हम फोकस करेंगे। कथन है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है। और दूसरा है, इसका कारण है कि पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। देखिए, आप लोग सब बीएड करे हुए होंगे, तो आपने देखा होगा बीएड में इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस होते हैं। पहले हम जब अपने प्रॉब्लम समस्यात्मक प्रश्न में तब आते हैं जब पहले हम बच्चे से उसको पता है उससे ही स्टार्ट करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं शिक्षार्थी अपने पहले से जाने हुए ज्ञान के आधार पर ही ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को क्या होता है, उस ज्ञान जो उसको प्राप्त हो रहा है उसको सार्थक रूप से समझते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें सही हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 1। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही करता है। ये कहीं ना कहीं हमारे बीएड के टीचिंग मेथड से रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, अभिकथन है बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। बिल्कुल ठीक, बच्चों द्वारा अगर अलग अलग संस्कृति होंगी तो अलग अलग तरह से अनुभव करेंगे। अगला है कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या है, देखिए ए सही है। ए तो कथन तो सही है कि हाँ बच्चे क्या होते हैं कि अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग, तो बच्चों का विकास सार्वभौमिक नहीं है। तो ए सही है लेकिन आर गलत इसका आंसर है, ठीक है। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का 3, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना होती है। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन हमें किस चीज़ से मिलती रहती है हमेशा। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से ऑप्शन को पढ़ेंगे, सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण, ठीक है। मतलब सफल जब हम हो रहे हैं तो हमें इंटरनल मोटिवेशन मिल रही है, इंटरनल फीडबैक मिल रहा है या कुछ भी आप कहें, और असफलता के लिए हमें बाहरी आरोपण मिल रहा है। अगला ऑप्शन है सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। थर्ड है असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, और चौथा है असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। अब देखो, प्रश्न ये है कि किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रयास करने की लगन लगी रहती है, मतलब हम किस ऐसा कौन सा कारण है कि जिससे हम बेहतर कोशिश और बेहतर प्रदर्शन करने का काम करेंगे। भाई जब तक अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी आपको मैं पढ़ा रही हूँ, समझ रहे हैं, लेकिन आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक आप अंदर से आपका मोटिवेशन नहीं होगा। तो उसका आंसर क्या है, असफलता और सफलता दोनों के लिए ही हमें क्या चाहिए, आंतरिक आरोपण चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक मुख्य सिद्धांत है, ठीक है। कौन सा सिद्धांत है, छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। नंबर 2, छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। और नंबर 3, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। और चौथा है पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। देखो, पाठ्यचर्या कभी भी पूर्व निर्धारित नहीं होती है, और छात्रों के प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही है यहाँ पर। और पहला ऑप्शन है कि छात्रों के सीखने के माप को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सब, मतलब हम पहले ही हमने बच्चे को नहीं जाना, लेकिन हमने एक स्टैंडर्ड एक मूल्यांकन तैयार कर लिया कि बच्चों को ऐसे ही जांचा जाएगा। ये प्रगतिशील नहीं है। देखो, किसी को लिखना अच्छा होता है, किसी को बोलना अच्छा आता है, किसी को हर कोई अलग अलग स्किल में निपुण होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो देखो, इसका सबसे अच्छा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। मतलब लर्निंग ऐसी होनी चाहिए कि उनको वो जो रियल चीज़ें हैं उसमें समझाएं, जो कैसी चीज़ें हैं प्रामाणिक कार्य हैं, उसमें अगर बच्चा लर्न करेगा, सीखेगा, तो आसानी से सीखेगा। ये प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। तो इसका आंसर है 7 का 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। देखो, तर्क भी है, चिंतन भी है और समस्या समाधान भी है। पहला ऑप्शन है सामाजिक विकास,
दूसरा है संज्ञानात्मक विकास, तीसरा है नैतिक विकास और चौथा है गतिक विकास। देखिए कहीं ना कहीं ऑप्शन से ही हमें समझ में आ रहा है, जहाँ पर संज्ञान की बात आती है, संज्ञान में क्या होगा, तर्क भी होगा, चिंतन भी होगा और समस्या का समाधान भी होगा। तो इसका राइट आंसर है संज्ञानात्मक विकास। इसका आंसर क्या है, जहाँ पर तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की बात आएगी उसका आंसर क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास। उसके बाद है लेव वाइगोत्स्की प्रभावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों में स्वनियमन मतलब बच्चे सेल्फ से कोई चीज़ रेगुलरली करें, उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, ठीक है, उसके लिए क्या है, असंतुलन, दूसरा है निजी वाक और तीसरा है अनुकूलन और चौथा है संगठन। देखिए निजी वाक मतलब क्या होता है, बोलना। जब स्वयं से जब वो अपने आप से बात करेगा, अपने आप को प्रॉमिस करेगा कि मुझे ये सब चीज़ें करना है, वो तभी नियमन में आ सकता है और उससे नहीं आ सकता। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में स्वनियमन किससे आता है, निजी वाक से आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। और इसका कारण है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। पहले तो आप समझिए कि लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत है क्या। ठीक है, ये कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसका नैतिक विकास सिद्धांत क्या है, इसका नैतिक विकास सिद्धांत के 6 चरण हैं। ठीक है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। 6 चरण है। पहला है आज्ञाकारिता और दंड, दूसरा है साधन उद्देश्य, तीसरा है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, चौथा है कानून और व्यवस्था और पांचवा है सामाजिक अनुबंध और छठा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो 6 क्रमिक चरण हैं, ये नैतिक विकास के उन्होंने बताए हैं। तो ऊपर वो बोल भी रहे हैं, यानी कि कथन और कारण दोनों ही सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि उनका कहना था कि नैतिक विकास एक क्रमिक रूप से होता है। देखिए इनको 6 इन्होंने बताए, मैंने आपको लिखाए हैं। ठीक है, अगर आप नहीं नोट किया तो दोबारा से वीडियो को पीछे ले जाकर रिवाइंड में जाकर आप दोबारा नोट कर सकते हैं। तो उसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। आप पहले तो समझिए हार्वर्ड जो गार्डनर थे उनका क्या कहना था। ठीक है, हार्वर्ड, अब इसका नाम ही क्या है, बहुबुद्धि सिद्धांत। मतलब हम अभी तक बात करते थे कि बुद्धि का अगर मापन हम कर सकते हैं कि आईक्यू लेवल से कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने ये मानना था कि नहीं, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इन्होंने ये दिया कि बुद्धि बहुत प्रकार की होती है, किसी एक प्रकार की नहीं होती कि उसको गणित का ज्ञान है तो होशियार है। तो उन्होंने बोला बहुबुद्धि सिद्धांत इन्होंने दिया। तो इसमें प्रश्न है कि कौन सा सेट उनके बुद्धि और उनके बुद्धि संबंधी विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, पहला तो है अंतवैयक्तिक, दूसरों को समझना और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल। दूसरा है तार्किक, गणितीय, नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं। देखो क्रीड़ा मतलब होता है खेल। तीसरा है संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल और चौथा है स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 3, संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। तो ये उनके बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। आप ये जो मेन है जैसे हार्वर्ड गार्डनर है, लियो के बारे में भी हमने पढ़ा। ठीक है, जीन पियाजे हैं, इन थिंकरों को आपको डिटेल में पढ़ना है और आगे आने वाली वीडियो में हम इनको समझते रहेंगे जब जब इनके ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो इसका आंसर क्या है, संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। ये हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार पर काम करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना, लर्निंग। तो अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। इसने पूछा है कि अधिगम के बारे में सही नहीं है। अभी हमने पढ़ा ना, अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, मतलब बच्चा जितना पहले जानता है उसके आगे ही ज्ञान का निर्माण करता है। तो पहला ऑप्शन तो सही है, हमसे पूछा है कि सही नहीं है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। हाँ, कि जो उसने उसके पहले जो विचार हैं उसके द्वारा फिर वो जो दोबारा निर्माण करता है उसी पे अधिगम है। थर्ड है अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है। अब अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा भी मतलब जैसे समाज में बच्चा जाता है सीखता है तो सामाजिक क्रिया द्वारा भी संसाधित है। फिर फोर्थ है अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। नहीं, अधिगम तो एक प्रोसेस है, लर्निंग एक प्रोसेस है, हमने कई बार पढ़ा है, लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ये कह रहा है कि
सही नहीं है, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं है, तो ये गलत है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है 12 का 4 कि अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु उत्पाद है, जबकि अधिगम एक प्रक्रिया है। ठीक है, हमसे पूछा था कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। अभी हमने पढ़ा था ना अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, तो देखिए हमें अब हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी है, तो हमें आंसर अपना आप मिल जाएगा। अपसारी चिंतन में क्या होता था, अपसारी चिंतन में हमें बहुत सारे सॉल्यूशन ढूंढने का एक मौका मिलता है, अपसारी चिंतन ही के उसे कहते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या है, अपसारी चिंतन। अब आपने डेफिनेशन समझ ली, तो आप आगे को बढ़ेंगे ही नहीं, है ना। देखिए वैसे भी इसके ऑप्शन कैसे हैं, निष्क्रिय अनुसरण मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप रुके हुए हैं। और दूसरा है कार्यात्मक स्थिरता मतलब आप कार्य भी आप लिमिटेड कर रहे हैं, तो कहाँ से समस्या समाधान होगा। और फोर्थ है प्रतिक्रिया सेट मतलब जो भी आप रिस्पॉन्स करें वो सेटेड है, वो पहले से प्लान्ड है। तो अपसारी चिंतन इसका राइट आंसर है कि ये समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 14, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। तो इसका आंसर है पहले स्तर के दूसरे चरण में। अब आप कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत को ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आगे आने वाली वीडियो में आपको और अच्छे से बताऊंगी। तो अभी इसका आंसर है 14 का 2 पहले स्तर के दूसरे चरण में, ठीक है। तब ये अपने आप को क्या है आत्म केंद्रित होते हैं बच्चे सबसे अधिक, कब, जब पहले स्तर के दूसरे चरण में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों के समावेशन के लिए मतलब जो वंचित वर्ग से बच्चे हैं उनके समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा है पहचान आधारित रूढ़ियों की प्रमाणित और प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। तीसरा है सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। चौथा है समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना चाहिए। जहाँ पर आप समान क्षमता वाली बात करते हैं तो ऐसे तो जैसे क्लास में सेक्शन बने होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे बच्चों का अलग और एवरेज बच्चों का अलग, ऐसा नहीं, ये अलाउड नहीं होता। तो फोर्थ ऑप्शन गलत है। थर्ड है सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना, बिल्कुल नहीं कि आप जिसके साथ आपका एडजस्टमेंट हो रहा है उसके साथ अलग और कक्षा में अलगाव मतलब उसको कक्षा से अलग कर दिया, ये भी नहीं करना है, ये ऑप्शन भी गलत है। सेकंड है पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित करना मतलब जो उसकी रूढ़िवादी पहचान है कि ये मतलब इस वंचित वर्ग से है उसको पहचान कराना मतलब उसको बार बार उसकी उस पहचान को दिखाना, ये भी गलत है। तो उसका राइट आंसर है नंबर 1 विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता करना और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी नहीं है। मतलब फीडबैक जो है वो किस तरह से काम करता है। पहला है यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है, फीडबैक जो है वो कार्य के अंत में ही दी जाती है। दूसरा है यह व्यापक और सामान्य होती है। तीसरा है यह केवल परिणामों पर केंद्रित होता है। और चौथा है यह सामयिक और विशिष्ट होती है। देखिए फीडबैक सामयिक और विशिष्ट होती है, ये इसका राइट आंसर है। कार्य के अंत में ही नहीं दी जाती फीडबैक, कार्य के अंत में देगा तो क्या आपको मोटिवेशन मिलेगा। फीडबैक जब हमको बीच बीच में मिलता रहेगा तो क्या होगा, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। तो उसका राइट आंसर क्या है, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, समीपस्थ सिद्धांत, अब समीपस्थ सिद्धांत किसका है, समीपस्थ सिद्धांत। अब इसके पहले तो क्या कहता है पहले इसको समझते हैं कि समीपस्थ सिद्धांत कहता क्या है। समीपस्थ सिद्धांत आप नोट कर सकते हैं, कहीं पे लिख सकते हैं। समीपस्थ सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की का है। किसका है, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है समीपस्थ सिद्धांत। अगर अगली बार प्रश्न आ गया कि समीपस्थ सिद्धांत किसका है तो आप याद रखेंगे लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है समीपस्थ सिद्धांत। अब इसमें क्या कहता है ये कि अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेज़ी से बढ़ते रहते हैं। दूसरा है विकास सिर से पांव तक होता है। तीसरा है भाषा का विकास तेज़ी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। और चौथा है सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेज़ी से होता है। तो 17 का आंसर है 1, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेज़ी से बढ़ते हैं। जो अंग हैं बच्चों के वो हाथों और पैरों की तुलना में तेज़ी से बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए मैं ऑप्शन ना पढ़ के डायरेक्ट आंसर और आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। पहला कथन है, इसमें हमको कथन और कारण है, विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। मतलब विद्यालयी पाठ्यक्रम को मतलब जो सिलेबस हमारे विद्यालय बनता है उसमें विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान और को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। मतलब जो बच्चों की कल्चरल नॉलेज है उसको अच्छा स्थान देना चाहिए।
अब इसका कारण क्या है? विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। ये तो दोनों ही चीज़ आपको नहीं लगता कि बहुत ही पॉजिटिव हैं? तो ए और आर दोनों सही और आर की सही व्याख्या करता है। अगर बच्चे की जो उसकी क्रिएटिविटी है, भले ही वो कल्चरल को लेके है, अगर उसको हम वहाँ पर पहचान देंगे, सम्मान देंगे, तो उसको सीखने में उसको सुगमता मिलेगी। तो राइट आंसर इसका 1 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाना चाहिए? रचनात्मक क्रिएटिविटी है ना, किसे नहीं माना जाना चाहिए? 3 में आ जाते हैं सीधे। देखो इसका आंसर है 3, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। मतलब एक हमने मूल्यांकन कार्य किया जिसमें हमने एक मानदंड माना। अब मानदंड हमने कैसे मान लिया कि चलो जो तेज़ दौड़ेगा वो क्या होगा, क्रिएटिव होगा? ये तो नहीं हो सकता ना। क्यों? एक मूल्यांकन है वो भी मानदंड के अनुसार, और उसमें हमने क्या कहा कि छात्रों की तुलना करके, उसकी वो भी तुलना करने के बाद। एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र कभी भी बच्चे की तुलना करने की अनुमति नहीं देता है, तो ये तो वैसे ही आंसर इसका नहीं है। ठीक है, तो बाकी के 3 सही हैं इसका, और जो नहीं माना जाना चाहिए रचनात्मक मूल्यांकन वो है 3rd। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? देखिए पठन वैकल्य का मतलब होता है डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, पठन संबंधी प्रॉब्लम होती है, और इसी में एक दूसरा है डिस्ग्राफिया। ठीक है, उसमें लिखने संबंधी प्रॉब्लम होती है। तो अब मैंने आपको आंसर वैसे ही बता दिया है, तो इसका आंसर क्या है? ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, मतलब वही सुनने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, इसका आंसर यही है। 20 का 2, 20 का 2 इसका ऑप्शन राइट आंसर है। 21 में आते हैं, इनमें से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? अगर हम छात्र की व्यक्तिगत जानकारी जानना चाहेंगे तो उससे हम कैसे प्रश्न पूछेंगे? व्यक्तिगत प्रश्न ही तो पूछेंगे। तो उसका राइट आंसर क्या है? वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। अगर हम उसके विषय में जानना चाहते हैं, हम ये नहीं पूछेंगे कि देश का राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, हम उससे उसकी व्यक्तिगत प्रश्न पूछेंगे, तभी हमें उसकी जानकारी प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है 22, बाधिता एक ऐसी स्थिति है जबकि अक्षमता एक ऐसी स्थिति है। देखिए बाधिता, 22 का आंसर है 1, बाधिता एक जैविक स्थिति है और अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। बाधिता एक जैविक स्थिति है और अक्षमता एक कार्यात्मक, मतलब अक्षम मतलब किसी चीज़ को करने में अक्षम है, तो अक्षमता एक क्या है? कार्यात्मक स्थिति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? यानी कि संज्ञान और भावनाएं क्या एक दूसरे से मिली हैं, स्वतंत्र हैं, ऐसे कुछ इसमें कथन होंगे, उसको हमको समझना है। तो पहला है संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्राणी, बिल्कुल नहीं, संज्ञान और भावनाएं मिली हुई होती हैं भाई। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे के पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं, यही राइट आंसर है। 3rd में आते हैं, इसका विपरीत सत्य नहीं है। संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं, बिल्कुल नहीं, ये है ही नहीं। और चौथा है, भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं लेकिन इसका बस देखिए एक ही राइट आंसर है। कुछ ऑप्शन तो हमें खाली कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। राइट आंसर क्या है कि भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे से पारस्परिक रूप से निर्भर रहते हैं, यही इनका संबंध दिखाने का सबसे अच्छा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? यानी कि प्राइमरी क्लासेस में कैसे भाषा का विकास संसाधित हो सकता है? तो इसका आंसर है, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं, ये इसका राइट आंसर है। अब इसका राइट आंसर क्यों है? देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है? शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं। अगर बच्चा प्राइमरी क्लासेस में आके सीधे फॉर्मल लैंग्वेज पे आ जाएगा तो वो भाषा का विकास कर ही नहीं पाएगा, है ना। तीसरा ऑप्शन है, जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना करता है, बिल्कुल नहीं। देखिए बच्चा जब स्कूल में आता है छोटी क्लासेस में तो सबसे पहले अपनी मदर टंग से ही बोलता है, तो उसकी अवहेलना नहीं करनी है, बल्कि जो अभी NEP आई है उसमें यही तो कहा है कि मातृभाषा भी हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए, त्रिभाषा सूत्र उन्होंने दिया है। और 4th ऑप्शन है, जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। अब संकेत और प्रतीक अगर बोलने जाएंगे तो भाषा का विकास कैसे होगा? तो उसका राइट आंसर क्या है? जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है 25, आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। निम्नलिखित में से आंतरिक अभिप्रेरणा का सही, तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2,
अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है, अगर मुझे खाना बनाने में आनंद आता है तो मैं बहुत सारे लोगों के लिए भी खाना बना दूंगी। अगर मुझे पढ़ने में आनंद आता है तो कहते हैं ना कोई किताबी कीड़ा है, वो कीड़ा नहीं है, उसको उस कार्य को करने में आनंद आता है। तो जो कार्य व्यक्तिगत आनंद देती है ना, वो आंतरिक अभिप्रेरणा देती है। उसमें आपको ना थकान लगेगी, ना आपको दर्द होगा, कुछ नहीं होगा, आपको व्यक्तिगत आनंद उसमें आपको मिलेगा। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा आलम्बन के उदाहरण हैं? बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, आधा हल किया हुआ उदाहरण और रटकर दोहराव। कौन सा? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, A, B, C, D, चारों ही इसके राइट आंसर है, आलम्बन के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास कैसा है, ये कैसा विकास को दर्शाते हैं? तो उसका राइट आंसर है समीप दुराभिमुख। ठीक है, इसका आंसर क्या है? समीप दुराभिमुख, ये विकास के क्रम है। क्वेश्चन नंबर 28, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? तो इसका आंसर है 28 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विकेंद्रण। ठीक है, इसका आंसर क्या है? विकेंद्रण। जीन पियाजे का मानना क्या था? जीन पियाजे कहते हैं कि बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है और परिमार्जित होता रहता है। मतलब वो किसी एक जगह पर सेट नहीं रहता, वो यह है कि जैसे माहौल होगा वैसा उसका नॉलेज जो है वो बदलती रहेगी और उसका विकास होते रहेगा। अगला प्रश्न है 29, रस्सी कूदते समय पैर में फंसी रस्सी के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? तो इसका राइट आंसर है 29 का पूर्व चलन अवस्था। इसका ऑप्शन नंबर 4, पूर्व चलन अवस्था। ठीक है, जीन पियाजे के विषय में हम आगे आने वाली वीडियो में विशेषकर पढ़ेंगे। इनके अनुसार जो है मानसिक अवस्थाएं होती हैं 4 प्रकार की, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। पहला है संवेदीय पेशी अवस्था। ठीक है, यह 0 से 2 वर्ष तक। फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 6 वर्ष तक। फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 6 से 11 वर्ष तक। फिर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से किशोर अवस्था तक। ठीक है, यह जीन पियाजे के थे। अब है आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट 30, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि, इसका आंसर है शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी सक्रिय रूप से ही ज्ञान का निर्माण करते हैं। जब बच्चा एक्टिव होगा तभी कुछ सीख पाएगा। ये सामाजिक संरचनावादी विचारधारा इसी बात पर होती है। अगर हम ग्रुप में कहीं बैठे हैं लेकिन बच्चा का ध्यान कहीं और है तो हमसे कुछ नहीं सीख पाएगा। वो एक्टिव रूप में होगा तभी वो ज्ञान का निर्माण करता है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही, और मेरा प्रयास है कि ऐसी मैं आगे और सीरीज लाते रहूं। और आपको ये चैनल अच्छा लगता है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप चैनल से जुड़ें। डे टू डे हम इस पे लाते रहेंगे और लैंग्वेज पे भी हम वीडियो लेके आएंगे। तो मेरे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।